तो वो नथुला पोस्ट पे जो है वहाँ पे फॉलो होता है हरभजन बाबा को। और वो एक सोल्जर थे, काफ़ी यंग सिपाही थे जब वो गुजर गए। और कहते हैं कि वो बहुत चौकन्ने, बहुत अलर्ट होते थे। तो अब वो इंश्योर करते हैं कि बाकी सब भी जो है वो पोस्टों पे अलर्ट रहे। और आज के सिनेरियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब वो पोस्टों पे घूमते नहीं घूमते हैं, किसने देखा नहीं देखा, वो अलग बात है। कई चीज़ों में, जैसे मान लो भगवान के केस में ही मान लो आप, तो कई चीज़ों में बिलीफ इज़ व्हाट मैटर्स मोर देन द फैक्ट। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि द बिलीफ इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट बहुत, अगर आप वैसे देखो तो बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल पे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। तो आप जान दांव पे लगा रहे हो, जान दांव पे लगाने का रीज़न सैलरी नहीं हो सकता। वो सैलरी जो है, सैलरी के लिए आदमी जो है, अगर मैं किसी लेबर को बोलूँ कि आपने बिल्डिंग तोड़नी है, और बहुत चांसेस है कि ये बिल्डिंग पूरी आप पे गिर के आप खत्म हो, और आपको इसके लिए आपके यूजुअल पगार से डबल पगार दी जाती है, 99% वो मना कर देगा, अंदर से बहुत डेस्परेट सिचुएशन में अपने फैमिली है। ये जो है, ये एक बहुत अलग इक्वेशन है जहाँ पे आप अपनी जान दांव पे लगा रहे हो फॉर द सेक ऑफ कंट्री, विच माइट और माइट नॉट इवन, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल नॉट इवन नो योर नेम। आज के डेट में किसी से भी पूछ लो कि भाई 10 एक्टर के नाम बताओ मुझे जो सबसे ज्यादा टॉप में चल रहे हैं बॉलीवुड में, वो आराम से 10 तो क्या 20-25 बता देंगे वो। लेकिन वही अगर मैं बोल दूं कि 10 परमवीर चक्र वालों के नाम बता दो, तो दो या पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। जब भी हम एडवेंचर की बात करते हैं, जब भी हम एड्रेनलिन की बात करते हैं, जब भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सीलेंस की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला थॉट हम सभी के दिमाग में आता है दैट इज आवर आर्म फोर्सेस। और इसी सीरीज के पॉडकास्ट में जो आज हमारे गेस्ट हैं वो आर्म फोर्सेस से ही बिलोंग करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धूमल सर। सर मराठा लाइट इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। सर ने सूडान में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सर्व किया है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सर्व किया है। सर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं। 3 साल का स्टिंट है। और सर के बारे में बताते बताते मैं खुद फंबल कर गया, सॉरी फॉर दैट सर। एंड वेलकम टू द नो। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। Firstly, thank you for giving me this privilege of being the guest on this podcast. Uh, hope, Hopefully, this podcast will help the young people to get some guidance. सर दिस इज वेरी डिफरेंट बिकॉज डूइंग अ पॉडकास्ट आप ना काफी डिफरेंट डोमेन के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, बात करते हैं। पर जब आप लोगों के बारे में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ तो इट इट फील्स, इवन आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ, जस्ट टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग फॉर मी एज वेल सर। सर That's आपके very बारे humbling. में रिसर्च करते हुए मतलब लिंक्डइन में मैंने देखा कि आपने सिक्किम में सर्व किया है। और जी। एक कहानी सर बहुत बार पढ़ी थी, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। वो है बाबा हरभजन सिंह के बारे में, और शायद जिनका वहां पे एक मंदिर भी है। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये क्या स्टोरी है, और क्या इसके पीछे कितना, मतलब कैसे हमारी आर्मी इस पूरे फिनोमेना को डील करती है वहां पे। अच्छा, स्टोरी तो इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आप जितने भी हाई एल्टीट्यूड या डिफिकल्ट लोकेशंस में जाओगे आर्मी में, तो आपको ऐसी स्टोरीज मिलेगी। क्योंकि स्टोरीज तो वहाँ पे, बिकॉज हर जगह एक्शन हुई है, हर जगह मौसम भी आपका एक तरीके से देखा जाए तो जो कैजुअलिटी इम्पोज करता है उस हिसाब से एक एडिशनल दुश्मन है जो मौसम है। तो वहाँ पे ये सब काफी सारे लोग शहीद हुए हैं, तो स्टोरीज तो है वहाँ पे। तो आप जैसे सियाचिन में जाओगे तो वहाँ पे ओपी बाबा फेमस है। तो यहाँ पे जैसे सिक्किम में है, हरभजन बाबा है। तो वो नथुला पोस्ट पे जो है वहाँ पे फॉलो होता है हरभजन बाबा को। और वो एक सोल्जर थे, काफी यंग सिपाही थे जब वो गुजर गए। और कहते हैं कि वो बहुत चौकन्ने, बहुत अलर्ट होते थे। तो अब वो इंश्योर करते हैं कि बाकी सब भी जो है वो पोस्टों पे अलर्ट रहे। और आज के सिनेरियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब वो पोस्टों पे घूमते नहीं घूमते हैं, किसने देखा नहीं देखा, वो अलग बात है।
कई चीज़ों में, जैसे मान लो भगवान के केस में ही मान लो आप, तो कई चीज़ों में बिलीफ इज़ व्हाट मैटर्स मोर देन द फैक्ट। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि द बिलीफ इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज़ इट हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट बहुत, अगर आप वैसे देखो तो बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल पे इम्पोर्टेंट है। तो हरभजन बाबा जो थे वो अपनी ड्यूटी पे ही शहीद हुए थे, और उनके जो स्पिरिट है वो स्पिरिट लिव्स ऑन, और वो याद दिलाता है सबको कि यहाँ पे जो है वो खतरा कितना सीरियस है, और आपको कितना चौकन्ना रहना है। तो वो स्पिरिट को हमारा भी सलाम है, जो जो उनकी शहीदियत शहादत इतनी अमर हो गई कि उनका नाम आज भी यहाँ पे लिया जाता है, और उनके नाम से लोग अपने ड्यूटी के नाम पे जो है ड्यूटी के लिए अपनी पूरी आन बान शान लगाने को तैयार है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एक बहुत ही कह सकते हैं मोटिवेशनल फैक्टर प्लस फियर फैक्टर दोनों को मिला के अच्छा एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है, जो आज के डेट में वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्टोरी ऑफ दिस। इंडीड सर। एक्चुअली पहाड़, जैसे मैं पहाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो पहाड़ों में जहाँ पे मोड़ होते हैं या जहाँ पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, ऐसी जगहों पे भी आपको छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस देयर कि हम वी ट्राई टू प्रे टू आवर गॉड्स की इंश्योर फॉर आवर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर्स जो वहां से जाते हैं। तो ये तो एक बिल्कुल चीज है सर जो दिखती है वहां पे। एक सर मैं आपसे जी। बात पूछना चाहूंगा, आपने बोला कि वहां पे एक एडिशनल एनिमी है जो है वेदर टेम्परेचर या जो ज्योग्राफी है वहां की। तो या जब आप पहाड़ों पे होते हो, जब आप इतने हाई ऑल्टीट्यूड में होते हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज ट्रस्ट, फॉर योर फेलो कॉमरेड्स, या ट्रस्ट अमंग्स ईच अदर वहां पे कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है सर? सी, आर्मी लिव्स, वर्क्स एंड ईट्स ऑन ट्रस्ट। उसके बिना तो कोई आर्मी, कोई कोई टीम, जिसमें भी टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिविजुअली कोई जैकी चैन तो घूम नहीं रहे यहाँ पे, जैकी चैन भी इतनी बड़ी आर्मी टेक ऑन नहीं कर सकते, तो वो इवन इन फिल्म्स फॉर दैट सेक जो है, आर्मी में सब कुछ टीम वर्क ही है। मैं कितना भी एफिशिएंटली काम करूं, अगर मेरे टीम के लोग उसमें साथ नहीं देंगे तो फेलियर इज गारंटेड, एंड फेलियर हैज ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन आर्मी। इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ। तो इसलिए जो टीम वर्क के अंदर, अगर मैं कहीं पे खुद को झोंक रहा हूँ अपनी जान हथेली पे लेके, और मैं 10 और लोगों के भरोसे जा रहा हूँ, तो जब तक वो भरोसा नहीं है, तो मेरा उस सिचुएशन में खुद को डालना, वो एक तरीके से एक वेस्ट है। अगर मैं कहीं पे दुश्मन के ऊपर असॉल्ट करने वाला हूँ, मैं तो उसके ऊपर दौड़ के जाने वाला हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के जाने वाला हूँ, और मेरे दाहिने या बाएं से किसी ने उस सर दुश्मन का सर दबाना था उसके ऊपर फायर करके, और दुश्मन का फायर अपने ऊपर ड्रॉ करना था ताकि मैं नजदीक से नजदीक पहुंच जाऊं। और अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं कि वो करेगा, दुश्मन का फायर अपने ऊपर ड्रॉ करेगा अपनी जान को रिस्क में डाल के, तो मैं आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकता। तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है, वो ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो एक ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, किस तरीके से ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पार्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग में तो हम लोग डायरेक्ट फायर को तो एक्सपोज नहीं है। तो जब एक्चुअल में फायर आएगा, जब जान को धोखा होगा, जब जान को खतरा होगा, तब जो मेरे साथ वाला है वो सही में वैसे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये तो तब भी नहीं पता हमको। बट ट्रेनिंग डिजाइन इस तरीके से है, और ट्रेनिंग में सिर्फ ऐसा नहीं कि जो फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, जो साथ में रहने का तरीका है, जो अलग अलग चीजें हैं, कॉम्पिटिशन्स है, सोशल जो डायनेमिक्स है, जो वहाँ पे सोशल फंक्शंस होते हैं, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि ये ट्रस्ट एक लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बनता जाए, एंड प्लस ऑब्वियसली द कल्चर। सो आई थिंक एनी दिस इज वन लेसन फ्रॉम आर्मी की, अगर एक टीम के अंदर इतना ट्रस्ट डेवलप किया जाए कि एक दूसरे की या अपनी खुद की जान दूसरे के भरोसे पे खतरे में डाल सकते हो, तो चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे कहीं भी हो, वहां पे जान का मामला तो नहीं होगा, बट इतना ट्रस्ट अगर डेवलप होता है, तो दैट टीम कैन वर्क वंडर्स, इट कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट आर्मी इज कैपेबल ऑफ। वो
इसीलिए लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी सिचुएशन का, नॉट जस्ट वॉर लाइक सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन का लास्ट रिजॉर्ट आर्मी होता है कि किसी से नहीं हो पाया तो आर्मी कर ही लेगी। इट इज दिस these कल्चरल पार्ट्स विच आर द मेन इथर्स जिसकी वजह से आर्मी कैपेबिलिटी रखती है। ये नहीं कि हम फिजिकली बहुत स्ट्रांग है या हमारे पास बहुत रिसोर्सेस है इसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं। रिसोर्स वाइज आई थिंक एज ऑन टुडे तो कॉर्पोरेट इज better off than army, but it's the willpower based on this trust with each other that makes Indian Army unique and capable of doing things. यस सर, इनफैक्ट जो आपने सोशल, इनफैक्ट जो सोशल बॉन्डिंग है विद इन द आर्म फोर्सेस, आई हैव नॉट बीन रेज्ड इन पूरा आर्मी वाले उसमें, बट इन लाइक इन एयरफोर्स एज वेल, जो एयरफोर्स के कैंपसेस होते हैं वहाँ पे वी आर लकी इनफ कि हम फैमिली साथ में रहती है। तो द Yeah. काइंड ऑफ जो इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे अफवाह के इवेंट हो गए या जो चीजें होती हैं, एंड फैमिलीज आर टेकन केयर ऑफ इन एवरी सेंस व्हाट इज पॉसिबल, जो भी हो सकता है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि वो एक बहुत अच्छी मेमोरी, जैसे मैं बच्चा था मुझे अभी भी है, और जो आई मेरे पेरेंट्स को भी एक सॉलिस रहता है उस चीज का। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्मी, हम सबसे पहले इन्फेंट्री की बात करते हैं, और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इन्फेंट्री में लीड करना, जितने मैंने कहानियां सुनी है, अपने आसपास देखा है, आई थिंक इट इज अ Mhm. टोटली डिफरेंट चैलेंज, जो किसी भी और तरीके में, किसी भी और सिचुएशन में भी किसी को लीड करना है। तो सर, जब इंसान एक ऐसी पोजीशन में आता है कि उसको लीड करना है, तो वो कैसे खुद को प्रिपेयर करता है, और हाउ हाउ इज द होल प्रोसेस सर आपके हिसाब से? और जैसे एक छोटी रिक्वेस्ट थी फॉर समवन जो जिसको इन्फेंट्री के बारे में शायद उतना ना पता हो, अगर आप एक बेसिक 2-4 लाइन में अगर उसको बता पाए, तो दैट वुड रियली हेल्प विद द होल कॉन्टेक्स्ट। ओके। तो ये बहुत सारे जो अदर आर्म्स के हैं इन्फेंट्री छोड़ के वो तो एग्री नहीं करेंगे, बट यस व्हाट आई वुड एग्री विथ यू व्हाट यू सेड, इन्फेंट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्व एंड कमांड। इसके रीजन बेसिकली इन्फेंट्री, पहले तो सबको क्लियर कर दो कि आर्मी के अंदर जो होता है वो दो टाइप के इसमें डिवाइड करते हैं आर्म्स को। तो आर्म्स मतलब जैसे बाहर आपके डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर होता है या आपका मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, वैसे ही आर्मी के अंदर जो है वो इन्फेंट्री होती है, आर्मर्ड होती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है, आर्टिलरी होती है। आर्टिलरी यानी आपका तोप खाना। तो इन सब का दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं फाइटिंग आर्म्स, एक होते हैं सर्विसेज। तो फाइटिंग आर्म्स के अंदर जिन्होंने फ्रंट में डायरेक्ट गोलियों को, जो दुश्मन की गोलियों को फेस करना है, तो उसके अंदर जैसे इन्फेंट्री आ गई, आर्टिलरी आ गई, इंजीनियर्स आ गए, आर्मर्ड आ गए, जो आर्मर्ड यानी जो टैंक करते हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो बीएमपीज यानी कि थोड़े सॉफ्ट टैंक्स बोल सकते हैं उसको, उनका पर्पस अलग है। तो दे आर नॉट, वो बिल्कुल टैंक से अलग रोल थोड़ा सा करते हैं। तो ऐसे जो है वो जो डायरेक्ट कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो गए हेड ऑन और शो विंडो में होंगे, वो होते हैं फाइटिंग आर्म्स। और जो सर्विसेज होते हैं उनके अंदर जो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई फिल्म बनती तो एक्टर्स वगैरह सब दिखाई देते हैं, बट बैकग्राउंड में जो है म्यूजिशियंस एंड ऑल, कैमरामैन एंड ऑल, तो वैसे ही जो बैकग्राउंड में होते हैं वैसे ही सर्विसेज होते हैं जिनका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्रूशियल है, इनफैक्ट काफी क्रूशियल है एज कम्पेयर टू फाइटिंग आर्म्स, बिकॉज लाइक इट इज सेड, विदाउट लॉजिस्टिक्स एनी ग्रेट आर्मी विल फेल। तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपके जैसे उसमें मेडिकल आ गए, मेडिकल कोर आ गया आपका सर, सप्लाई कोर आ गया आपका, सिग्नल्स आ गया। तो ये जो है ये सारे आर्म्स में अलग अलग डिवाइडेड होता है। तो इन्फेंट्री आता है फाइटिंग आर्म्स में, और इन्फेंट्री प्रॉब्ली सबसे पहला फाइटिंग आर्म है जो खुला है। इवन अगर केव मैन की भी बात करो, उस एरा की भी बात करो, तो भी इन्फेंट्री इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टू फाइटिंग। तो इन्फेंट्री बेसिकली जो जिनके पास जो व्हीकल्स में फाइट नहीं करते, जो अ, उनका काम है या तो कैप्चर करना कहीं पे ग्राउंड को और फिर उसको होल्ड करना। मोस्ट ऑफ द अदर आर्म्स होल्ड नहीं करते उसको। इन्फेंट्री इज द वन विच विल होल्ड इट, होल्ड अ पर्टिकुलर लैंड अगेंस्ट द एनिमी अटैक। और इन्फेंट्री का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन्फेंट्री इज अनप्रोटेक्टेड, स्पेशली ड्यूरिंग अटैक। तो देर इज नो आर्मर, देर इज नथिंग, जस्ट आप खुद बेयर, आपकी बस बॉडी एंड क्लोथ्स में आप सीधा फेस कर रहे हो सब चीजें। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट फर्स्टली डिफिकल्ट। सेकेंडली, इवन ड्यूरिंग पीस टाइम जो लोकेशंस है वो काफी टफ है, जहाँ पे
उसमें ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्फेंट्री जाती है, जो छोटे छोटे डेट्स होते हैं बाकी सबके भी, जैसे आर्टिलरी के, सिग्नल्स के, ये भी साथ में जाते हैं, बट उनका फिर भी कंपेरेटिवली कम होता है काफ़ी, जो एलिमेंट होता है उसके अंदर। बट मेन जो बेस हैंडल करता है वो इन्फेंट्री करता है, जो कॉम्बैट में फेस करता है डायरेक्टली वो इन्फेंट्री करता है, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल्स हो, चाहे वो रेगुलर रेजिमेंट्स हो। तो उसकी वजह से इन्फेंट्री का ऑब्वियसली टफ पार्ट बनता है फिर, बिकॉज रिमोट एरियाज बहुत है ऐसे लोकेशन में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, या पूरे बॉर्डर एरियाज में। तो इन्फेंट्री को उतने रिमोट एरियाज में रहना पड़ता है, कई कई बार ऐसी पोस्ट होती है जिसमें 5-6 घंटा या 3 घंटा चल के जाना है, वहाँ पे कोई रोड नहीं जाती है। तो डेली बेसिस पे वहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर लॉजिस्टिक्स जाने हैं, अगर वहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का राशन जाना है, उनका एमनेशन रीसप्लाई होना है, तो आप सोच सकते हो कि जो डेली वॉक जो है वो कैसे रिप्लेनिश होता होगा। एंड ये सब खतरे वाले इलाके में हो रहा है, तो आपको कॉन्स्टेंटली खतरा भी है, और साथ साथ में आपको हैवी लोड्स के साथ लॉजिस्टिक्स भी इंश्योर करनी है। So that is the challenge. So obviously it is quite tough, and that's the fun part of it. Fun part of infantry. जितना भी सर मैं एक्स आर्म फोर्सेस वाले ऑफिशियल से बात करता हूँ लाइक फॉर द पॉडकास्ट, और मैं आई ट्रैवल अ लॉट, तो मैं वैसे भी काफी लोगों से मिलता रहता हूँ। आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, खासकर जो ऊपर की एरियाज हैं हमारे, उधर पे काफी सर मिलते हैं। तो द बेस्ट पार्ट आई लाइक इज कि आप लोग जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अ फन पार्ट, इज समथिंग जो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन कॉम्प्रिहेंड। सर, जैसे आपने बोला लीडरशिप में, जैसे एमनिशन या लॉजिस्टिक्स का आपने मेंशन किया कि टू इंश्योर कि देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, ये लीडरशिप का पार्ट है। Yeah. व्हाट माय इफ वी ड्रिल डाउन अनदर लेवल, जो मैन मैनेजमेंट है सर, जो एक मैन टू मैन रिलेशन है, ये उस लीडरशिप में ये आप कैसे, मतलब हाउ डू यू प्रिपेयर, आई डोंट नो इज द राइट थिंग टू से, और हाउ डू यू मैनेज सर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस ओवर देयर एज Oh yes. Oh yes. That is the most important factor between man and machine. For army, man is always the priority, because इतना इंस्टिंक्टिव काम है ना वो आपका, बाकी सब कामों में मैकेनाइज्ड काम है बहुत। इवन इफ अ ह्यूमन इज वर्किंग, अगर मान लो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो काफी मैकेनाइज्ड प्रोसेस्ड काम है, जो एक सेट सिस्टम में सेट हो चुका है। यहाँ पे कुछ सेट नहीं है, यहाँ पे एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी डे, एवरी मिनट, डायनामिकली। तो उसकी वजह से आपका जो ह्यूमन जजमेंट है वो मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, एटलीस्ट एज ऑफ नो। AI might take a long time to replace it, and I don't feel myself कि वो replace कर पाएगी, because instinct एक चीज़ है जो मशीन में डालना, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में डालना, आई थिंक उसका कोड बहुत ही या तो कॉम्प्लिकेटेड होगा या इम्पॉसिबल होगा। तो वो जो है वो फाइनली ह्यूमंस के ऊपर ही आने वाला है, एंड आवर होल वर्क इज इंस्टिंक्टिव। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉम्बैट, की जब आप कॉम्बैट में गए हो ऑब्वियसली वहां पे तो जैसे मैंने पहले भी बताया था एक बार, कि आपका जो रिएक्शन टाइम इतना कम है, इट इज लाइक 15-30 सेकेंड्स, 1 मिनट एट द मोस्ट आपका कॉम्बैट चलने वाला है। उसमें या तो टेररिस्ट भागने वाला आपके ऊपर कैजुअलिटी डाल के, या फिर आप उसको मारने वाले हो, या वो आपको मारने वाला है। ये सब उतने ही टाइम में होने वाला है, और इसमें आप एक बॉडी ऑफ ट्रुप्स लेके जा रहे हो। तो बॉडी ऑफ ट्रुप्स को उतने ही फास्ट, एज स्मूथ एंड एज वेल ग्रीस्ड मशीन काम करना है कि फटाफट कैसे रिएक्ट किया जाए। तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड हुआ है, जो पिछले 100 सालों से ट्रेनिंग चल रही है, 100 या उससे भी पहले की ट्रेनिंग चल रही है, ये सारा रोल तब प्ले करता है। सो जब हम ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं, एक तो ये हो गया कॉम्बैट वाला, दूसरा हो गया कि आप नॉर्मली मैन टू मैन डीलिंग। आप एक ध्यान में रखो कि आर्मी के अंदर जो है या डिफेंस फोर्सेस के अंदर, आप जान दांव पे लगा रहे हो। जान दांव पे लगाने का रीजन सैलरी नहीं हो सकता। वो सैलरी जो है, सैलरी के लिए आदमी जो है, अगर मैं किसी लेबर को बोलूँ कि आपने बिल्डिंग तोड़नी है, और बहुत चांसेस है कि ये बिल्डिंग पूरी आप पे गिर के आप खत्म हो जाओ, और आपको इसके लिए आपके यूजुअल पगार से डबल पगार दी जा रही है, 99% वो मना कर देगा, अनलेस वो बहुत डेस्परेट सिचुएशन में अपने फैमिली साइड से। तो ये जो है, ये एक बहुत अलग इक्वेशन है, जहां पे आप अपनी जान दांव पे लगा रहे हो फॉर द सेक ऑफ कंट्री, विच माइट और माइट नॉट इवन, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल नॉट इवन नो योर नेम।
या आज के डेट में किसी से भी पूछ लो कि भाई 10 एक्टर के नाम बताओ मुझे जो सबसे ज्यादा टॉप में चल रहे हैं बॉलीवुड में, वो आराम से 10 तो क्या 20-25 बता देंगे वो। लेकिन वही अगर मैं बोल दूं कि 10 परमवीर चक्र वालों के नाम बता दो, तो 2 या 3 पे अटक जाएगा। सो with that kind of a background, you are still ready to lay your life. It requires a different kind of motivation than any practical motivation that you think of. तो वहां पे जो वो जब मेंटेन करना है आपको, तो एज अ लीडर आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ डील करना है ताकि वो चीज मेंटेन हो, कि वो जब गोलियां चलेगी तो लॉजिकली उसको भागना और नौकरी छोड़ देना इज अ बेटर ऑप्शन, बट ही विल स्टिल स्टिक ऑन फॉर द इज्जत एंड नमक of the battalion, his company, himself, and the country obviously. तो वो मोटिवेशन के लिए आप जिस तरीके से लोगों से डील करते हो, वो जब से वो फौज में आया तब से इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 20 साल की नौकरी करे, 25 साल की नौकरी करे, और आपके लिए भी वो इम्पोर्टेंट है एज ए लीडर। तो उसमें बहुत ज्यादा पर्सनल टच होता है। पहली बात, हम हर एक चीज, मतलब उसका बच्चा कहाँ पे है, उसके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके घर पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, वाइफ के साथ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि नॉलेज रखनी है। ऐसा नहीं कि 100% जवानों के बारे में 100% नॉलेज हो, बट दिस इज द लेवल दैट वी इंटरेक्ट। तो वो किसी कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा। वो आपस में दोस्तों में बात हो सकती है, बट विद लीडरशिप यू डोंट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। दिस इज हाउ फर्स्टली वी गेट इन्वॉल्व। एंड द सेकंड थिंग इज, फौज में लोग बोलते हैं कि फौज में हुक्म दे दो तो हो जाता है। इट इज नेवर एवर लाइक दैट। इट्स अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग कि बस हुक्म देना है। वो हुक्म होते ही, आपने देते ही वो हो जाएगा। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए जो आपको एज ए लीडर, चाहे वो किसी भी लेवल पे लीडर हो, जो एफर्ट डालना पड़ता है, दैट इज ह्यूमंगस। अगर आप चाहते हो कि मेरे जवान मेरे सुने और सुबह पीटी में टाइम पे आए, तो उनसे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मुझे पहुंचना ही होगा। मैं 10 मिनट लेट आके फिर उनको नहीं बोल सकता, कि उनको सजा नहीं दे सकता कि आप टाइम पे क्यों नहीं आए। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल जो है वो कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। तब जाके फिर जब लड़ाई में मैं एज अ लीडर, कोई भी अगर खुद फेस करेगा उस दुश्मन के फायर को, तो आपका जवान भी आपका साथ देगा। आपके जितने भी आपके अंदर ट्रुप्स है, या जो भी आपके पूरा एक सिस्टम आपके अंडर है, वो आपको वैसे फॉलो करेगा कि हुक्म देते ही हो जाएगा। तो आपको उसके लिए खुद पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो एक पर्सनल टच लोगों के साथ, दूसरा एक पर्सनल एग्जाम्पल एज ए लीडर सेट करना है। एंड थर्ड इज, your observation and assessment skills have to be really good at personal level. I'm not talking of at the combat level or the functioning level. At personal level, आप जनरली इन आर्मी लीडरशिप आपका इतना ह्यूमन डीलिंग होता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन योर सर्विस, आप उसको दूर से ही देख के पता कर सकते हो कि आज इसके कुछ फ्रस्ट्रेशन चल रहा है दिमाग में, कहीं पे किसी भी बात से दुखी है, या फिर ये ठीक ठाक है, या फिर ये खुश है। ये आपको मतलब वो इंस्टिंक्टिवली डेवलप हो जाता है। अगर वो छुट्टी मांग रहा है और वो कह रहा है घर पे कोई गुजर गया है या कोई बहुत ज्यादा बीमार है, आप इंस्टिंक्टिवली समझ सकते हो कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है। एंड बहानों को नेगेटिवली भी नहीं लेना है, बिकॉज वो यही लीडरशिप स्किल है कि आपको पता भी चल गया या बाई चांस प्रूव भी हो गया कि वो बहाने कर रहा है, तो उसके बहाने बनाने का रीजन तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उसको बहाने बनाने की नौबत क्यों आ रही है। तो वो सीधे क्यों नहीं बोल सकता कि मुझे बस छुट्टी जाना है। तो वो आपकी लीडरशिप में कमी मानोगे आपकी, अगर वो अपने मन की बात बोल के नहीं जा सकता, तो वो फिर आपको उसके ऊपर भी काम करना है। सो दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट येट विथ ट्रेनिंग एंड सर्विस वो एक सिंपल सा इंस्टिंक्टिव चीज हो जाती है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब कोई आप उसको मैनेजमेंट में जितना मर्जी सिखाओ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बिना और उस टाइप की ग्रूमिंग और उस टाइप की ट्रेनिंग इन द बैकग्राउंड आप वो सीख नहीं सकते। एंड दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो कंटिन्यूस लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन है, बिल्कुल डेप्थ में। इट इज नॉट अ सुपरफिशियल काइंड ऑफ अ थिंग कि मैंने आके पूछ लिया घर पे सब ठीक है तो वो खुश हो जाएगा, अच्छा साहब मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है कि साहब मेरे बारे में कंसर्न है। दे विल अंडरस्टैंड। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हो तो उन्हें सब पता चलेगा, जेन्युइन कंसर्न भी उनको पता चलेगा। यू हैव टू बी जेन्युइनली कंसर्न अबाउट द men, बिकॉज they are following you just for what you are into a situation,
विच कैन कॉस्ट वेरी डियरली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। और ऐसे टाइम पे अगर वो इतना करने को तैयार है, तो मुझे भी उस टाइप का कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न और डेडिकेशन उनकी तरफ देना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी Practically, sir. Sorry, sir. Yes, sir. You're saying? that is how we go about basically developing that personal relationship and motivation. सर, ये आपने एक बीच में बड़ी अच्छी लाइन बोली कि नो अमाउंट ऑफ बुक रीडिंग कैन टेल यू दिस। Yes. एंड मैंने जो थोड़ा बहुत कभी लीडरशिप रोल्स में रहा हूँ, व्हाट दिस समथिंग आई रियलाइज, ऑब्वियसली माइल्स माइल्स अपार्ट इवन जो आप लोग करते हो उससे। बट अगर मैं एक बेसिक लेवल पे देखूं चीजों को, तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन कि यू हैव टू हैव देयर रिस्पेक्ट एज वेल इफ यू हैव टू लीड समवन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू नो देम एज वेल। तो ये जो आपने ये मेरा आज का शायद टेक अवे मैनेजमेंट का, आपने कहा कि अगर वो बहाने मार रहा है तो वो बहाने पहचानने भी हैं और उसको किसी तरह से रिडिक्यूल भी नहीं करना है। टू आई मीन दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ साइकी मैनेजमेंट जो मैं सोच सकता हूँ। एक चीज है सर जो मैं खुद पे भी काम कर रहा हूँ, और मैं आपसे अगर आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं इसके बारे में तो जरूर जानना चाहूंगा, सिचुएशनल अवेयरनेस की सर। तो जो Hmm. मेरे को ऐसा लगता है जो जो ट्रेनिंग वहां दी जाती है उसमें सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप होना, चाहे पहले होना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता होगा, ये मैं अज्यूम करता हूँ। तो सर, कभी आप विद इन ऑपरेशन से कुछ कुछ ऐसी कुछ आपकी स्टोरी दिमाग में आए जो जहां पे सिचुएशनल अवेयरनेस जस्ट सेव द डे मे बी, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके इफ यू कुड शेयर विद अस। Oh, okay. So, मैं माउंटेनिंग का बताऊंगा यहाँ पे, तो जी। एक कॉम्बैट का भी बताऊंगा। तो माउंटेनिंग में ये था कि एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में वाइस प्रिंसिपल था, तो उसमें जो एडवांस कोर्स होता है उसको, हर एडवांस कोर्स को एक डीकेडी 2 करके, द्रौपदी का डांडा 2 करके एक पीक है, उसके ऊपर उनको सबमिट करना होता है एडवांस कोर्स को। तो मैं वहाँ पे, एक कोर्स था, आई थिंक मई का था 2019 और 21, आई थिंक 21 मई 2021 में। तो वो कोर्स, अभी वो क्या होता है, वो समिट जो होता है वो आपके मार्क्स में काउंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता। बट स्टूडेंट्स को जनरली इंप्रेशन होता है कि अगर मेरा समिट नहीं हुआ तो मेरा जो ए ग्रेडिंग है, अल्फा ग्रेडिंग, तो वो चला जाएगा, विच इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। बट कभी कभी वो सिचुएशन ले जाते हैं, और जो भी आता है उसको अपनी इज्जत के लिए कहो या आगे की नौकरी के लिए कहो, वो ए ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे थे, और अब पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, काफ़ी ठंड भी हो चुकी थी। बट हम लोग जो लास्ट कैंप है जहाँ से फिर सबमिट किया जाता है, वहाँ तक पूरे स्टूडेंट्स को लेके पहुँच गए थे। और इंस्ट्रक्टर्स के लिए ये एक अच्छी प्रेस्टीज की बात होती है कि हम सारे स्टूडेंट्स को लेके सेफली द्रौपदी का डंडा 2 सबमिट किया और वापस आ गए। तो उस टाइम पे जब वहाँ पहुंचे, और स्नोफॉल रात के 1 बजे तक चला था, 3 बजे हमने सुबह निकलना था फॉर दी समिट पार्ट। तो रात के 1 बजे तक काफ़ी स्नोफॉल चला था। और उसके बाद जब स्नोफॉल रुका तो सभी इंस्ट्रक्टर्स आए और मुझे बताया कि सर अभी स्नोफॉल रुक गया, अभी जाते हैं समिट के लिए। उस टाइम में पता नहीं क्या इंस्टिंक्टिवली मुझे फील हुआ, सब इंस्ट्रक्टर्स मेरे से ज़्यादा टाइम बिता चुके थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता चुके थे एनआईएम में, क्योंकि वो परमानेंट वहीं पे थे। तो पिछले 15 साल से या 10 साल से वहीं पे कर रहे थे। बट आई फेल्ट इंस्टिंक्टिवली नो, वी शुड नॉट गो, अवलांच का खतरा है। तो उन्होंने बताया, सब हम पिछले 10 साल से डीकेडी 2 पे चढ़ रहे हैं, और डीकेडी 2 पे आज तक कभी अवलांच नहीं आया। आजू बाजू बाकी पहाड़ियों पे आया, बट डीकेडी 2 का ना तो स्लोप ऐसा है, ना उसमें कभी आज तक देखा गया है। और हर साल हम लोग कम से कम 3 बार तो डीकेडी 2 चढ़ते हैं, और ये कभी नहीं हुआ है। बट आई, बिकॉज आई वॉज दी चीफ ऑफिसर ट्रेनिंग, तो मैं, मेरा फाइनल सही था। तो इनफैक्ट ऊपर से भी प्रेशर आया कि नहीं, आपको ले जाना है, अगर ले जा सकते हो तो ले जाओ और ट्राई करो कि सबमिट हो। तो मैं बोला कि नहीं, मैं, मुझे नहीं फील हो रहा स्ट्रांगली, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज सपोर्टेड आल्सो आफ्टरवर्ड्स बाय माय सुपीरियर, तो जो प्रिंसिपल थे। बट इनिशियली प्रेशर आया था, बट देन आई इंसिस्टेड कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। वो सब हुआ, एंड बहुत गालियां खाई मैंने। कुछ गालियां मतलब मुंह पे तो नहीं दे सकते थे, बट आई कुड मेक आउट फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज एंड फेसेस कि दे वर रियली अपसेट अबाउट इट, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। और मुझे 3-4 बार लोगों ने आके नीचे आते हुए बोला कि सर ले जाना चाहिए था आपने, सबमिट हो जाता, ऐसा कोई खतरा था नहीं। तो जो भी मुझे फील हुआ, और बेसिकली मेरा तो हमेशा बाउंड्रिंग में वही बोलता हूँ मैं स्टूडेंट्स को, समिट का डेस्परेशन मत रहो। दी टोटल
जो आप करते हो समिट तक पहुंचने के लिए, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। समिट तो एक पॉइंट है, मेन चैलेंज तो ये बीच का पार्ट है। तो समिट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि आपकी जान आप बिल्कुल खतरे में डाल दो, क्योंकि पहाड़ तो उधर ही है, आप कहीं नहीं जा रहा हो। तो आप इस बार नहीं तो अगली बार पहुंच जाओगे उसमें। तो मैंने स्टूडेंट्स को ऑफर भी किया था कि अगर आप चाहो तो दूसरी बार बैच लेके आओ, बिल्कुल माइनर फीस में हम आपको डिकेटी चढ़ा देंगे। तो बट अदरवाइज अभी नहीं। तो बहुत ज्यादा लोगों ने सुनाया, नीचे आते आते थोड़ा वाइस प्रिंसिपल होने वैसे डिसेंटली सुनाया, बट मुझे समझ में आ रहा था कि अंदर ही अंदर बहुत तेज गालियां दी जा रही है, बहुत तीखी गालियां दी जा रही है। बट आई वॉज ओके विद इट। मैं बोला ठीक है, वट एवर मैटर्स अल्टीमेटली द लाइफ ऑफ सो मेनी स्टूडेंट मैटर्स। तो वो सब चला। और जब आपको पता होगा रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में, उसके जस्ट 6 महीने पहले मैं वहां जहाँ पे काफी कैजुअलिटीज हुई थी ऑन द सेम माउंटेन DKT2, जब ये एडवांस कोर्स। आप उसकी बात कर रहे हैं क्या सर? सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये त्रिशूल के पास जो हुआ था, नहीं, त्रिशूल का तो वो अलग था। बट अलग था सर? जो द्रौपदी का डंडा 2 पे ही हुआ था ये, आई थिंक अच्छा, 2002 में ही ओके। हुआ था। तो काफी स्टूडेंट्स उसमें चले गए थे। 2 इंस्ट्रक्टर भी गई थी जो मेरे साथ सर्व किया था। वेरी अनफॉर्चुनेटली दे हैड ह्यूज पोटेंशियल बोथ द लेडीज। वो जो हुआ था उस, आई एम नॉट सेइंग कि मैं गलत था और उस टाइम मैं सही था और उस टाइम पे कुछ गलत किया किसी ने। दिस इज लाइक आई सेड, इट्स इंस्टिंक्ट एंड इंस्टिंक्ट्स कैन बी रॉन्ग। इट इज बेसिकली फाइनली इट कम्स टू दैट ओनली, कि आपका इंस्टिंक्ट हर बार सही होगा ऐसा भी नहीं है। तो वहां पे जब फर्क ये था कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो काफी हद तक मैं एनआईएम को, मैं तो वहां से निकल गया था, पोस्टिंग तो मैं वहां से 6 महीने पहले निकल गया था। बट इंस्टीट्यूट और मेरे बीच में अभी भी कनेक्शन है। तो वो आई ट्राई टू हेल्प आउट जितना हो सकता है, टॉकिंग टू द पेरेंट्स रिलेटिव्स जो ढूंढने की कोशिश करेगी क्या हुआ क्या नहीं। तो इंस्टीट्यूट रेस्क्यू में बिजी थी, तो आई वाज हैंडलिंग दैट पार्ट टू सम एक्सटेंट। बट उस टाइम पे ये सारे जो स्टूडेंट्स थे जो उस कोर्स में थे मेरे साथ वाले, उन सब का फोन आना शुरू हो गया कि सर आपने हमको बचा लिया उस टाइम पे। तो वरना ये कहानी शायद हमारे साथ भी हो सकती थी, गारंटी नहीं कि होती ही। प्रॉब्ली आई वाज रॉन्ग ऑल्सो कि शायद अवलांच नहीं आता उस टाइम पे और शायद हम सेफ होते अगर हम जाते तो। बट इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस। तो आई डेंट वांट टू टेक द चांस बिकॉज इट इज ट्रेनिंग। और कोई देश के लिए लड़ने नहीं जा रहे हम लोग। तो यहाँ पे जान इतनी ज्यादा हथेली पे डालना कोई पॉइंट नहीं बनता इसके अंदर। तो फाइनली व्हाट आई वाज कमिंग डाउन टू इज कि पीपल हु थॉट कि आई वाज, प्रॉब्ली लोगों ने ये भी सोचा होगा कि भाई वीपी जो है वाइस प्रिंसिपल को बोलते हैं वीपी सर तो डरते हैं, विच इज ओके विथ मी बिकॉज उनका इंप्रेशन से ज्यादा उनकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो चीज है वो इंस्टेंट्स जो होते हैं वो कई बार आपको सिचुएशन में ऐसा बताते हैं जो बाद में वैलिडेट नहीं हो सकता। बट only solace you can take is I went towards the safer side if my instinct said that there is some danger today, if the situation so demands. Or army obviously we don't have the option of looking at safer side, except that we plan and train well for the task that is there, that is our safety, to whatever safety it can ensure. तो एक ये पार्ट था। और सेकंड पार्ट था, देयर वाज, हम लोग सियाचिन में थे और बीच में खरदुंगला में जो है वो खरदुंगला पार करना पड़ता था। लेह से जब आप उधर नुब्रा वैली अशोक वैली में जा रहे हैं तो आपको खरदुंगला पास क्रॉस करना पड़ता है, जो अभी तक टिल फ्यू इयर्स बैक वाज द हाईएस्ट रोड पास इन द वर्ल्ड, मोटरेबल पास। तो उसमें बहुत ज्यादा स्नो जमा होती है जब विंटर्स खत्म हो रहे होते हैं, तो बहुत स्नो जमा होती है और उसी पे से गाड़ी चलानी होती है। तो वो काफी जेसीबी वगैरह क्लियर करता है, बट थोड़ा बहुत स्नो कहीं ना कहीं बच जाता है और उसमें स्लिप होती है गाड़ियाँ काफी। तो उस दिन हमारे 2-3 गाड़ियों का कॉन्वॉय जाना था। हम लेह में कुछ काम से आए थे और वापस जा रहे थे। और रोड क्लियर कर दिया गया, मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है आर्मी की, BRO, तो वो रोड को साफ करती है, स्नो साफ करती है उसका, और उन्होंने क्लियर कर दिया और बोला कि जा सकते हैं। हम लोग आधे रास्ते पहुंचे थे और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। और पास ज्यादा दूर नहीं था अभी, पीछे वापस जाना ज्यादा दूर था और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। पता नहीं, बहुत सारी गाड़ियां निकल रही थी, ऐसे नहीं कि गाड़ियां रुक गई। और इस सिचुएशन में पहले भी हम लोग जा चुके हैं और पार हो चुके हैं। बट उस दिन कुछ फील हुआ कि नहीं, कुछ मुझे नहीं फील हो रहा ठीक। तो मैंने बोला कि कॉन्वॉय वापस। तो सबको बड़ा पेनफुल लगा बिकॉज रोड बहुत खराब थी, कमर टूट जाती थी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उस रोड पे जाना, मतलब। तो वापस इतना लंबा जाना और पास इधर ही था, सामने ही था।
और पास का तकरीबन एक 1.5-2 किलोमीटर का पैच होता था जिसमें बहुत स्नो होती थी। तो मुझे पता नहीं क्या फील हुआ। अब हमारे साथ होता नहीं होता, उसमें काफी सारी 100-200 गाड़ियां निकल गई, बट 3 गाड़ियों का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, दो जिसमें से खाई में गई उस दिन। और एक फौजी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक सीनियर ऑफिसर भी चले गए थे, वो उसी दिन हुआ। सो लॉजिकली कोई रीजन नहीं था, बिकॉज इतने स्नोफॉल में पहले भी गाड़ी आ जाती थी, हम भी जा चुके थे, बट तभी कुछ इंस्टिंक्टिवली फील हुआ। सो दैट इज वाई प्रॉब्ली, एक तो आर्मी का सिचुएशन ऐसा होता है कि आप एक कंटिन्यूअस अलर्ट सिचुएशन में चल रहे होते हो। तो जैसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स में जा रहे हैं, तो कहाँ से फायर आएगा? वॉर में बड़ा क्लियर होता है कि दुश्मन सामने से आएगा, किस किसी सिचुएशन में पीछे से आ सकता है, बट दूर होगा। यहाँ पे तो आपके 15 मीटर 20 मीटर पे कहाँ से क्या फायर आएगा, किस डायरेक्शन से आएगा, कोई कुछ पता नहीं, तो आप कंटिन्यूस अलर्ट पोजीशन में चल रहे हो। एंड दैट इज वाई यूर कंटिन्यूस असेसमेंट लूप। आप हर चीज को ऐसे आप चलते चलते आप देख रहे हो कि अच्छा ये जो पहाड़ इस तरीके से बना है, ये एम्बुश के लिए अच्छा है। अगर दुश्मन चाहे तो एम्बुश लगा सकता है, मैं चाहे तो वहां पे एम्बुश लगा सकता हूँ। तो आप ये कंटिन्यूस हर स्टेप पे आप एसेस कर रहे हो। आप चलते चलते ये सोच रहे हो कि बाई चांस अभी फायर आया, अगर लेफ्ट से फायर आता तो मैं इस पेड़ के पीछे आड़ ले सकता हूँ, अगर राइट से आता तो मैं इस पत्थर के पीछे आड़ ले सकता हूँ। आप एक कंटिन्यूस कर रहे हो, आप कई घंटे चल रहे हो और पूरे घंटे में ये कंटिन्यूस कर रहे हो। तो आपकी जो इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स है वो इस अलर्टनेस लेवल की वजह से बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, और आपको वो एक एडवांटेजेस होता है। डिफरेंसेस और काफी लोगों में होता है, ये ऐसे नहीं कि सिर्फ आर्मी वालों में होता है। आर्मी को एनवायरमेंट मिलता है, आर्मी या डिफेंस फोर्सेस को। इवन बाहर भी आप ड्राइव कर रहे हो, बहुत मेरे ख्याल से इंडिया में ड्राइव करना अपने आप में उतना ही खतरा है जितना सीएएफ में पेट्रोलिंग करना है। तो वो आपकी कंटिन्यूस एक अवेयरनेस लेवल बहुत हाई लगती है अगर आपको एक्सीडेंट से बचना है तो, क्योंकि आप दूसरियों की गलती एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसकी वजह से शायद थोड़े बहुत एक्सीडेंट कम भी होते होंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि सब अलर्ट लेवल पे चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन की कोई भी कहीं से कुछ भी गलती कर सकता है। वो चीज जो है वो आप कंटिन्यूस फॉलो करते जाओ तो आपको अपने आप वो इंस्टिंक्ट डेवलप होते हैं। उस इंस्टिंक्ट में बिलीव करना या नहीं करना, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूँ कि कई बार आप जो पतले हाईवे होते हैं, जो पुराने टाइप के हाईवे थे, तो जिसमें ओवरटेक करना मतलब लेन्स ज्यादा नहीं है, 2 लेन है बस, एक वन वे दूसरा दी अदर वे, उसके अंदर ओवरटेक करना कि नहीं करना, ये एक बड़ी शेयर ऑफ जितनी खतरनाक सिचुएशन होती है, जो खासकर अगर ट्रक सामने हो, तो वो कई बार आपको फील होता है कि नहीं मैंने ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बट आपको पता नहीं इंडिया में अर्जेंसी क्यों है हर चीज की, हम लोग बहुत ज्यादा हरी में रहते हैं फॉर सम रीजन। तो वो अर्जेंसी इतनी हो जाती है कि आप सोचते हो कि चलो मुझे लगता है कि हो जाएगा, कर लेता हूँ, और फिर आप सामने वाली गाड़ी के साथ आमने सामने आ जाते हो। तो वो भी अपने आप में एक सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुन नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंस्टिंक्ट की सुनो, बिकॉज इंस्टिंक्ट्स आर नॉट लॉजिकल, इंस्टिंक्ट्स आर जस्ट अ फीलिंग। वो कितनी स्ट्रांग आ रही है, किस टाइप की आ रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपके इंस्टिंक्ट को मानना या नहीं मानना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने डायर है, कितने खतरनाक है या कितने नुकसानदायक है, इसके बारे में सोच के फिर डिसीजन लो। सो आई थिंक द डिफरेंस इज कि हम लोग उसमें बिलीव करना ज्यादा शुरू करते हैं, और प्रॉब्ली अदर पीपल सेल्फ डाउट में रह जाते हैं, और इंस्टिंक्ट्स की इतनी सुनते नहीं है, लॉजिक की ज्यादा सुनते हैं। बोथ हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट दैट इज आई थिंक वी यूज आवर सेल्फ अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट टू हैंडल सिचुएशंस। सर इससे पहले कि मैं आपके जो माउंटेनियरिंग के एक्सपीरियंसेस है और मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पूछनी है आपसे, आई बिफोर आई गो टू दैट, मैं हमेशा से सर एक चीज सोचता हूँ, जैसे सपोज आप कोई वर्कआउट के लिए जा रहे हो या फिर इवन आप एक बॉक्सिंग मैच के लिए जा रहे हो, तो जब ग्लव्स पहनते हो तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं when you're wrapping your hands and when you're putting on those या gloves. डर सभी को लगता है सर। आई हैव नेवर मेट समवन इवन द मोस्ट फियर्सेस्ट ऑफ वॉरियर्स जो डर जिसने ये बोला कि मुझे डर ही नहीं लगा फॉर वट एवर रीजंस। सो जब आप जस्ट अगर इफ यू कुड जस्ट गेट अ गिम्स ऑफ योर माइंड, जब आप सपोज से आप एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं और आप यू आर पुटिंग ऑन योर बूट्स एंड you're taking care of your weapons and what goes in your mind and what is the जैसे कहते हैं ना सर, हिंदी में बोलते रूम में सर माहौल कैसा रहता है जब आप सब लोग अगर ऐसा कुछ होता है जब आप तैयार हो रहे हो, आप यार चेकिंग कि हाँ भाई अब सब सही है, अब जाना है, तो वो क्या क्या माहौल होता है सर?
वेरी नाइस क्वेश्चन। सो देखो, पहले तो क्या होता है कि आप बहुत कुछ प्लान, मतलब आप पता नहीं कितने कितने घंटे बिता चुके हो उसके बारे में सोचते सोचते। मतलब अगर एक्सप्रेशन जाना है तो माउंटेन पे जाने से पहले ही आप इतना प्ले कर चुके हो माइंड में उसको, कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। अ, हम लोग बहुत स्टडी करके जाते हैं, सैटेलाइट फोटो से लेके पुराने इमेजेस, पुराने रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। लोगों से बात करके जाते हैं कि आप गए थे, बताओ कैसे जाना है। तो अगर वो, जैसे मेरा पहला पीक वर्जन था तो उसमें तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी नहीं, बट अदरवाइज जनरली ये सब स्टडीज हर माउंटेनियर करना चाहिए और मोस्टली करते हैं। तो इसमें जब जाते हैं तो आपके आपने वो फोटोज वगैरह देख के और पूरा सीन अपने दिमाग में इतनी बार प्ले किया है कि आप एक्सपेक्ट करो यहाँ से अवलांच आ सकता है, फिर कैसे होगा, कितने लोग फंसेंगे तो क्या होगा। अगर पूरी टीम फंसी तो फिर तो बहुत चांसेस कम है, बट अगर मैं फंसा तो मैंने क्या करना है, कोई मेरे टीम के मेंबर फंसे तो क्या कर सकते हैं। जो आपको सिखाया गया है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, ये इतने मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस है जो आप कंटिन्यूअसली दिमाग में प्ले करते हो। तो जब फाइनली ग्राउंड जीरो हो जाता है और आप वहां पे पहुंच जाते हो, तो अब वो सिचुएशंस इंटेंस होती जा रही है आपके दिमाग में, क्योंकि आप, और एज ए टीम लीडर स्पेशली, आप पूरी टीम की सोच रहे हो कि पूरी टीम की क्या हालत हो सकती है इसके अंदर, क्या क्या गलत हो सकता है। तो मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस एज टीम लीडर रहा है, तो मेरे दिमाग में तो मल्टीपल सिचुएशंस चल रही होती है जहाँ पे कुछ गलत होने से क्या करना है इसके बारे में। वो एक समिट की जो एक्साइटमेंट होती है, मुझे एज ए टीम लीडर हमेशा सिर्फ समिट पे फील हुई है। उससे पहले जो एक नॉर्मली मेंबर के दिमाग में होता है कि मेरा समिट हो जाए, समिट हो जाए एंड समिट विल बी सो ग्रेट, वो बहुत कम दिमाग में आता है। समिट के बाद भी वो दिमाग से हट जाता है कि समिट हो गया, बढ़िया हो गया, टिल द टाइम वी डोंट कम बैक टू बेस कैंप और सेफ एरिया। तब तक तो वो एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई कभी, बिकॉज एज अ टीम लीडर आई वॉज वर्ड की, बिकॉज नीचे जाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत अच्छा किसने बोला है कि सबमिटिंग इज एन ऑप्शन, कमिंग डाउन इज मैंडेटरी, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वो चीज़ भी, नीचे आना भी उतना ही खतरनाक है जितना ऊपर जाना था, और कई लोग ये भूल भी जाते हैं और डिले हो जाते हैं। तो वो एक कंटिन्यूस, और हाँ, जैसे आपने डर की बात की, तो आई थिंक मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सपीरियंसेस है। जितने भी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, एवरीबडी इज वरीड कि मेरा सबमिट होगा कि नहीं होगा, चाहे आप जितने भी फिजिकली टफ हो। आपने पता नहीं कितने सबमिट कर रखे हो, पहले मुश्किल से मुश्किल सबमिट कर रखी हो, उस पहाड़ पे, चाहे वो सिंपल सा पहाड़ हो, आपको ये डाउट होगा ही होगा कि मेरा आज सबमिट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज पहाड़ इतने अनप्रेडिक्टेबल है। अवलांच क्रेवास की लोग बात करते हैं कि वो तो है ही है, बट सबसे ज्यादा बड़ी बात है आपके बॉडी पे वो आज क्या इफेक्ट करेगा, आपको कुछ नहीं पता है। वो आप सुपर टफ हो, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि समिट को इस तरीके से अपनी इज्जत पे मत लिया करो कि अब लोग क्या बोलेंगे कि मैंने सबमिट नहीं किया, बाकी 4 मेंबर ने सबमिट किया, मैं उसमें से था जिसने सबमिट नहीं किया। इट डजेंट मैटर। आप समिट कैंप तक भी पहुंच गए, कई पहाड़ों में तो वो अपने अपने एक चैलेंज है। कई ऐसे पहाड़ है जहाँ पे समिट कैंप ही एक्चुअली समिट में काउंट होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद का ट्रैवल बहुत ईजी है समिट तक का। तो डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, बट पॉइंट इज कि आपको समिट की वो फियर होती है। चाहे समिट कैंप हो, चाहे अगला कैंप भी जाना हो, आपको समिट कैंप समिट ही ना हो, आपको हमेशा ये फियर रहता है कि आज मेरी तबीयत साथ दे दे, मौसम साथ दे दे, और पहाड़ साथ दे दे, और मैं नेक्स्ट कैंप तक पहुंच जाऊं। तो वो फियर तो आप कॉन्स्टेंटली डील कर रहे होते हो माउंटेन के अंदर, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माउंटेन्स। नथिंग इज फॉर श्योर। आप एक मैराथन भाग रहे हो, बहुत कम चांसेस है कि आप सुपर एग्जॉस्ट होकर बीच में ही खत्म हो गए, या आपकी तबीयत खराब थी, आपको पता नहीं चला और आप भागने निकले बट नहीं कर पाए परफॉर्म उतना। मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, आप पूरा खुद का सब कुछ चेक करके फिर आप जाओगे, खुद को हाइड्रेटेड रख के, इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी फूड लेके फिर जाओगे। तो वेरी फ्यू चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। यहाँ पे माउंटेन्स में प्रिपरेशन इज जस्ट द 50% पार्ट ऑफ इट, वो अगर आप परफेक्ट करो तो। और बाकी 50% पहाड़ की मर्जी है, पहाड़ डिसाइड करेगा आपके लिए। तो लोग फेट और डेस्टिनी की बात करते हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि यू कैन फाइट ओनली टू दैट 50% पार्ट, कि आप बिल्कुल तैयारी ऐसे रखो कि बिल्कुल कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई सारा
सेफ रहे, सक्सेस रहे, बस उतना ही आपके हाथ में है। तो दैट इज, एंड डीलिंग विद दैट इज समथिंग दैट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज, आप तो सभी जानते हैं, कितना भी आप वेल टू डू हो, कितना आप गरीब से गरीब हो, आप अमीर से अमीर हो, कंटिन्यूस अनसर्टेनिटीज लाइफ में। कल सुबह उठूंगा कि नहीं, ये अपने आप में एक अनसर्टेनिटी जो हर कोई फेस कर रहा है, और आज की डेट में तो बहुत फेस कर रहे हैं, क्योंकि इधर उधर से कार्डियक अरेस्ट की न्यूज आ रही है। फिट लोगों के, जो अच्छा फिटनेस रखते हैं, अच्छा डाइट करते हैं, उन लोगों की न्यूज आ रही है। तो पहली अनसर्टेनिटी तो वही से स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आपको डील करनी है। आई थिंक माउंटेन्स आर द बेस्ट टूल टू प्रिपेयर यू फॉर दैट। वो एंड स्पेशली अगर आप टीम लीड कर रहे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आपको, आपकी टीम में तो और भी ज्यादा डायनेमिक्स आ जाते हैं अनसर्टेनिटी के। आज आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था, और जिसने प्रेजेंट करना था, जिसने पूरी प्रिपरेशन करके प्रेजेंटेशन की, उसी को कुछ हो गया, वो नहीं पहुंच पाए। आपको ये चीजें पहली बात तो सोचनी आनी चाहिए, और उसके बाद उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन आनी चाहिए, और फिर उसके साथ डील करना आना चाहिए। तो ये माउंटेन्स आई थिंक बेस्ट सिखाता है। ये माउंटेन आपके अंदर इंस्टिंक्ट डालता है। ये जो जो भी एडवेंचर होते हैं, उसमें माउंटेनिंग सबसे अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। तो ये आपके अंदर इंस्टिंक्ट भर देता है, वो आपके लिए नेचुरल हो जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आई थिंक माउंटेनियरिंग, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट लीडरशिप टूल और सेल्फ